फरवरी 2013 की एक ठंडी सुबह चीन के उत्तरी शहर में एक किशोर सो रहा था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। वह सहम गया। आंख खुलते ही उसने महसूस किया कि यह कोई सपना नहीं है, कोई वास्तव में उसके दरवाजे को पीट रहा है। लड़के का नाम था डाक। पिछली रात उसका अपने माता पिता से जोरदार झगड़ा हुआ था, क्योंकि वे चाहते थे कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन उसकी रुचि ड्रम बजाने में थी। इसलिए उसने बिना खाना खाए ही सो जाना बेहतर समझा। लेकिन आज सुबह जो होने जा रहा था, वह कोई सामान्य पारिवारिक झगड़ा नहीं था। दस्तक की आवाज और तेज होती जा रही थी। वह घबराकर दरवाजा खोलता है। सामने दो अनजान लोग खड़े थे, सादी पोशाक में, लेकिन उनकी आंखों में कठोरता थी। एक आदमी पूछता है, क्या तुम डाक हो? वह हिचकिचाते हुए जवाब देता है, हां। दूसरा व्यक्ति एक नाम लेता है और पूछता है, क्या वह उसे जानता है? डाक ने वह नाम जीवन में कभी नहीं सुना था। डरते हुए वह कहता है, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तब व्यक्ति गंभीर स्वर में कहता है, वह व्यक्ति कल गिरफ्तार हुआ है और उसने तुम्हारा नाम सहयोगी के रूप में लिया है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा पूछताछ के लिए। डाक परेशान हो जाता है। उसे हल्का डर महसूस होता है। अचानक उसे याद आता है कि उसने पिछले रात ड्रम सीखने के लिए यूट्यूब देखा था और उसके लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया था। क्या यह उसी का नतीजा है? दोनों लोग उसे एक कार की ओर ले जाते हैं और डाक चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता है। लेकिन थोड़ी देर बाद डाक को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। कार पुलिस की नहीं है, बल्कि एक आम गाड़ी है। करीब 30 मिनट बाद कार शहर के एक सैन्य इलाके में रुकती है। चारों ओर ऊंची दीवारों से घिरा एक गेट है। डाक का दिल कांप उठता है। ये लोग पुलिस नहीं है, उन्होंने झूठ बोला था। डाक समझ गया कि अब वह इस जगह से आसानी से निकल नहीं पाएगा। यह कोई थाने जैसा स्थान नहीं था, बल्कि एक बड़ा बंद कंपाउंड था। कुछ ही देर में वे लोग उसे गाड़ी से नीचे उतारकर अंदर ले जाते हैं। अंदर घुसते ही उसे समझ आता है कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है। एक आदमी सामने आता है और गंभीर स्वर में पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम यहां क्यों हो? डाक कुछ कहने ही वाला होता है, तभी वही आदमी बोल पड़ता है, तुम इंटरनेट के आदी हो चुके हो। ये तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे माता पिता ने हमें बताया कि तुम ऑनलाइन गेम्स और वीडियो में डूबे रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, इसलिए तुम्हें सुधारने के लिए यहां लाया गया है। डाक हैरान रह जाता है। वह तो केवल यूट्यूब पर ड्रम सीखने के वीडियो देखता था, लेकिन यही थी चीन की एक नई डरावनी सच्चाई, इंटरनेट एडिक्शन, यानी इंटरनेट की लत। 2000 के दशक की शुरुआत में चीन में इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ा। युवा दिन रात इंटरनेट कैफे में बैठकर वीडियो गेम खेलते, चैट करते। माता पिता चिंतित हो उठे कि उनके बच्चे असली जीवन से कटते जा रहे हैं। सरकार ने इसका एक समाधान निकाला, सुधार केंद्र, जो वास्तव में मिलिट्री स्टाइल सज्जा देने वाले कैंप थे। डाक के माता पिता को भी लगा कि उनके बेटे को सुधार की जरूरत है, इसलिए उन्होंने उसे वहां भेज दिया। डाक को धीरे धीरे कैंप के सख्त नियमों की आदत पड़ने लगी। पहले दिन से ही उसे सुबह 5 बजे उठाकर दौड़ और शारीरिक अभ्यास कराए जाते। नाश्ता केवल जीवित रहने लायक होता। एक प्रशिक्षक पहले ही दिन कह देता है, अब तुम आजाद नहीं हो, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। नियम नहीं मानोगे तो सजा मिलेगी। डाक के आसपास के लड़के भी उसकी तरह थे। कुछ सच में गेम के आदी थे, कुछ बस ज्यादा समय ऑनलाइन बिताते थे। लेकिन यहां सबको अपराधी माना जाता। कैंप में सबसे अजीब चीज थी फ्री मसाज। कुछ ही दिनों बाद डाक देखता है कि कुछ लड़के स्वेच्छा से शिक्षकों को कंधे और पीठ की मालिश कर रहे हैं। पहले उसे यह अजीब लगा, लेकिन बाद में उसने समझा कि यह भी एक रणनीति है। जो शिक्षक खुश रहते हैं, उन्हें बेहतर खाना मिलता है, सज्जा से बच जाते हैं, थोड़ा आराम भी मिल जाता है। और यह पाने का सबसे आसान तरीका था, फ्री मसाज। धीरे धीरे डाक ने भी यह तरीका अपनाना शुरू किया। एक दिन वह खुद एक प्रशिक्षक से जाकर बोला, सर, क्या मैं आपको मसाज दे सकता हूं? प्रशिक्षक मुस्कुराया और बोला, हाँ, सीख रहा है? ठीक है, शुरू कर। अब सख्त रूटीन, बिना कारण मारपीट और फ्री मसाज, ये सब डाक के लिए सामान्य बन गए थे।
लेकिन फिर वह सुनता है एक रहस्यमय कमरे का नाम रूम नंबर 13। शुरू में कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता था, बस फुसफुसाकर कहते, उधर कभी मत जाना, वहां से लौटने वाला पहले जैसा नहीं रहता। एक दिन डाक देखता है कि एक लड़के को वहां ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद अंदर से बिजली की चिंगारी और चीखें सुनाई देती हैं। डाक कांप उठता है। एक पुराने बंदी ने धीरे से बताया, वहां मस्तिष्क पर बिजली का झटका दिया जाता है। इसे वे ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। उनका मानना है इससे इंटरनेट की लत छूटती है। इस कैंप का प्रमुख डॉक्टर था डॉक्टर यांग, जिसे कुछ लोग अंकल यांग कहते थे। बाहर से वह एक सम्मानित मनोचिकित्सक था, लेकिन जिन कैदियों ने उसे देखा था वे कुछ और ही कहते थे। डाक अब समझ गया था, इस कैंप का असली उद्देश्य सुधार नहीं, बल्कि इंसान को भीतर से तोड़ देना था। जो विद्रोह करते या भागने की कोशिश करते, उन्हें रूम 13 में ले जाया जाता। एक दिन डाक खुद मुसीबत में पड़ गया। कैंप में एक बड़े लड़के ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, और जब डाक ने विरोध किया तो अगले दिन सुबह 2 प्रशिक्षक उसे पकड़कर बोले, तुम्हें सुधार की जरूरत है। डाक का खून जम गया। उसे रूम 13 के सामने ले जाया गया, जहां खड़ा था वही डॉक्टर यांग। वह बोला, क्या तुम्हें पता है कि तुम यहां क्यों हो? डाक चुप रहा। यांग बोला, तुमने नियम तोड़े हैं, विद्रोह किया है, अब तुम्हारे मस्तिष्क को सही करना होगा। एक सहायक आकर उसके सिर और कान पर इलेक्ट्रोड्स लगाता है। तभी एक तेज बिजली का झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ जाता है। दर्द अवर्णनीय था, जैसे किसी ने दिमाग में सुइयां चुभो दी हो। डाक की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। जब उसकी होश लौटी, वह फिर उसी कठोर बंकर में था। शरीर का हर हिस्सा सुन्न था और सिर में अजीब सी झंझनाहट थी। डाक जानता था, अब इस जगह से निकलने का बस एक ही तरीका है, पूरी तरह आत्मसमर्पण। उसने नियमों का पालन करना शुरू किया, हर काम समय से करने लगा, यहां तक कि जबरदस्ती हंसता भी था। जितना ज्यादा वह अच्छा लड़का बनने का दिखावा करता, उतनी जल्दी उसकी रिहाई संभव होती। 4 महीने बाद उसके माता पिता उसे लेने आए। डाक बाहर तो निकल आया, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं रहा। इन 4 महीनों में उसने सिर्फ शारीरिक कष्ट ही नहीं झेला, बल्कि मानसिक रूप से भी वह टूट चुका था। एक अजीब सा डर हमेशा उसके मन में बना रहता, अगर माता पिता ने फिर उसे वहां भेज दिया तो क्या होगा? बाहर की दुनिया वही थी, लेकिन डाक की अंदर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या चीन का यह खेल अब खत्म हो चुका है, या आज भी पूरे चीन में ऐसे कैंप चल रहे हैं?